नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है एक बार फिर से। आज हम बात करने वाले हैं रीड पेपर के सॉल्यूशन की। तो सबसे पहले आपसे पूछा गया था एक पैसेज, और देखिए दोस्तों, जब पैसेज सॉल्व करने की बात आती है तो याद रखिएगा कि पहले आपको क्वेश्चंस पढ़ लेने चाहिए, उसके बाद पैसेज पढ़ते दौरान उन प्रश्नों के आंसर्स को तलाशने की कोशिश करनी चाहिए। इससे आपके समय की बचत होगी और आप बिल्कुल सही आंसर्स तक पहुंच पाएंगे। तो आइए उसी तरीके से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। तो सबसे पहला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था कि नेचर हैज़ मेड मैन रियलाइज द फैक्ट दैट, प्रकृति ने इंसान को एक फैक्ट रियलाइज करवा दिया है कि, प्रकृति ने इंसान को एक फैक्ट रियलाइज करा दिया है। कौन सा फैक्ट? याद रखिएगा, यह प्रश्न हमें तलाशना है पैसेज पढ़ने के दौरान। सेकेंड आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द बी ह्यूमन हमिंग बर्ड्स आर ट्रू। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो बी हमिंग बर्ड्स के बारे में सत्य है। देखिए, कभी भी ऐसे प्रश्न पूछे कि इनमें से कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है, तो फिर तो आपको पैसेज पढ़ना ही है। तो आप इन ऑप्शंस को ना पढ़ें पैसेज पढ़ने से पहले। इसके बाद आपसे पूछा कि हमिंग बर्ड्स नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी इन ऑर्डर टू, हमिंग बर्ड्स को बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। कारण क्या है? किस काम को करने के लिए उनको ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। प्रश्न पूछा कि द हमिंग बर्ड्स आर एक्सक्लूसिव इन द सेंस दैट, हमिंग बर्ड, इन चार विकल्प में से ऐसा विकल्प सर्च करना है कि जिसके आधार पर आप ये कह सकें कि इस बेसिस पर हमिंग बर्ड सबसे अलग होते हैं। ठीक है, पक्षी का नाम है, ये सबसे अलग है। फिर द वर्ड इनक्रेडिबल इन द पैसेज मीन, जहां कहीं भी वर्ड इनक्रेडिबल आए वहां पर आपको रुकना है, इस प्रश्न का आंसर देना है। इनक्रेडिबल का मतलब क्या है? वैसे ध्यान रखिए, इनक्रेडिबल होता है अविश्वसनीय। अगर आप इन हटा देते हो तो इसका मतलब हो जाएगा विश्वसनीय। तो वैसे भी आप आंसर लगा सकते हैं, लेकिन कभी भी ऐसी गलती नहीं करनी है। पहले पैसेज पढ़ कर आना है। ठीक है, वहाँ हो सकता है कि यही मीनिंग निकले, लेकिन फिर भी कई बार कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले क्वेश्चंस भी होते हैं। तो ऐसे प्रश्नों का आंसर जहाँ पैसेज में से किसी शब्द को निकाल कर आपको दिया गया है, तो वहाँ मेरा सजेशन यही है कि आप पहले पेपर, आपका जो पैसेज है उसको पढ़िए, और उस पैसेज के आधार पर, उसके संदर्भ में आप देखें कि उस पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग क्या है। इसके बाद में आपसे पूछा कि इस पैसेज में स्मॉलेस्ट शब्द दिया है, इसकी पॉजिटिव डिग्री क्या है। लेकिन ये तो लगा ही सकते हैं, इसके लिए पैसेज पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा स्मॉल। तो 30 क्वेश्चंस आपके पेपर में थे, उनमें से एक ये प्रश्न जो था वो तो आप पैसेज पढ़ने के बिना भी कर सकते थे। बहुत ही आसान सी बात पूछी थी कि स्मॉलेस्ट दिया हुआ है, ये डिग्री सुपरलेटिव है। पॉजिटिव क्या हो जाएगी? स्मॉल। कंपैरेटिव क्या होती है? स्मॉलर। तो स्मॉलर कंपैरेटिव है, ये आपकी डिग्री हो गई पॉजिटिव। ठीक है, ये हो गई कंपैरेटिव, और सुपरलेटिव आपको प्रश्न में दी हुई है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके, 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे। एक प्रश्न का आंसर हमने लगा लिया है। आइए पढ़ते हैं पैसेज को और जानने की कोशिश करते हैं कि प्रश्नों के आंसर क्या होंगे। सबसे पहले देखिए, एज द रूलर्स ऑफ द प्लैनेट, प्लैनेट का मतलब ग्रह, और यहाँ पे प्लैनेट का मतलब पृथ्वी ग्रह से है। तो पृथ्वी पर शासकों के रूप में, शासक मीन्स राज करने वाले, इन्हीं की सत्ता है, इन्हीं का सब कुछ है, इंसानों की बात कर रहा है। तो शासकों के रूप में, रूलर्स के रूप में, रूल करने वाले लोगों के रूप में, ह्यूमंस लाइक टू थिंक दैट, ह्यूमंस ऐसा सोचना पसंद करते हैं कि इट इज़ द लार्जेस्ट क्रीचर, ये इट नहीं आके दे करना चाहिए यहाँ पे, ये गलत हो गया। दे आर द लार्जेस्ट क्रीचर दैट विल इमर्ज विक्टोरियस फ्रॉम द स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। उनको ऐसा लगने लग गया क्या कि जो ह्यूमंस हैं वो सबसे बड़े क्रीचर हैं जो कि इमर्ज होंगे विक्टोरियस फ्रॉम द स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। तो जहाँ पे जीवन संघर्ष की बात आएगी, सर्वाइवल के लिए संघर्ष की बात आएगी, तो यही विजेता होंगे, यही जीत कर आएंगे। ठीक है, सर्वाइवल का जीवन यापन होता है, स्ट्रगल का संघर्ष होता है, विक्टोरियस दे रखा है तो ये विजयी होगा, और इमर्ज का मतलब उभर कर आना होता है। तो ये कहना चाहता है कि रूलर्स जो है पृथ्वी ग्रह के जो रूलर्स हैं उसके रूप में ह्यूमंस ऐसा सोचना पसंद करते हैं, उनको ऐसा लगता है
कि वो चूंकि सबसे बड़े क्रीचर्स हैं और वही वो हैं, मीन्स इंसान ही वो हैं जो इस जीवन यापन के संघर्ष में विजयी होकर आएंगे, उभरेंगे। हाउएवर नेचर टीचेस द ऑपोजिट, लेकिन नेचर जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट सिखाती है, प्रकृति जो है बिल्कुल ऑपोजिट सिखाती है। इट इज ऑफन द स्मॉलेस्ट स्पीसीज विच आर द टफेस्ट एंड मोस्ट अडेप्टेबल। तो कहना चाहता है कि नेचर ये सिखाती है कि सबसे छोटे जो प्रजातियां हैं, इंसान सबसे बड़े हो गए, लेकिन नेचर का कहना उल्टा है कि सबसे जो छोटी प्रजाति है, स्पीसीज का याद रखिएगा दोस्तों, स्पीसीज सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम होती है। स्पीसीज का आप सिंगुलर सर्च करेंगे तो भी यही होगा, प्लूरल में लेकर जाएंगे तब भी यही होगा। तो ये जीरो प्लूरल वाली जो कैटेगरी होती है ना, उसमें इसको शामिल करते हैं। तो अक्सर जो सबसे छोटी प्रजातियां होती हैं विच आर द टफेस्ट एंड मोस्ट अडेप्टेबल, जो कि सबसे टफ होती हैं, सबसे ज़्यादा अडेप्टेबल, अनुकूल बनाने योग्य, ये अपने आप को माहौल के अनुरूप ढालने की क्षमता रखती हैं, जो छोटी प्रजातियां होती हैं। बड़ों की बात अपना करें, ये नेचर ने सिखाया है। इसके बाद देखिएगा अ परफेक्ट एग्जाम्पल, अब यहाँ उदाहरण दिया है कि एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल जो है हमिंग बर्ड एक एग्जाम्पल है विच इज़ फाउंड इन द यूएसए, जो यूएसए में पाया जाता है। वन स्पीसीज ऑफ हमिंग बर्ड नोन एज द बी हमिंग बर्ड। अब कह रहा है कि एक इसकी प्रजाति है हमिंग बर्ड में, उसका नाम क्या है, बी हमिंग बर्ड है, जो कि विश्व के सबसे छोटे पक्षियों में शुमार है इसका नाम, और सबसे हल्के पक्षी में इसका नाम शुमार है। एंड इट इज़ लाइक रेयरली विजिबल व्हेन इट इज़ इन फ्लाइट। और जब ये उड़ान भरता है, मीन्स उड़ता है, फ्लाइट का मतलब उड़ान भरना है, उड़ना है, तो जब ये पक्षी उड़ता है तो नज़र नहीं आता है। ठीक है, तो ये क्या कहना चाहता है भाई, एक परफेक्ट एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हमिंग बर्ड का, जो कि कहाँ पाया जाता है, यूएसए में। ये एक ऐसी स्पीसीज़ है हमिंग बर्ड की, मतलब एक स्पीसीज जो हमिंग बर्ड की है उसका नाम बी हमिंग बर्ड है, और ये विश्व के सबसे छोटे और सबसे हल्के पक्षियों में इसका नाम लिया जाता है। और यह जब उड़ता है तो दिखता नहीं है, ये कहना चाहता है। इसके बाद आएंगे आप, हमिंग बर्ड्स आर द ओनली बर्ड्स दैट कैन फ्लाई बैकवर्ड्स। हमिंग बर्ड्स जो हैं वो एकमात्र पक्षी हैं, मतलब ये इनकी एक्सक्लूसिविटी हो गई कि ये एकमात्र पक्षी हैं। द ओनली का मतलब एकमात्र होता है, दैट कैन फ्लाई बैकवर्ड्स, जो कि पीछे की ओर उड़ सकते हैं। पक्षी उड़ते हैं आगे की ओर, ये क्या है, ये पीछे की ओर उड़ सकते हैं। ठीक है, पीछे मतलब रिवर्स गियर में गाड़ी ले सकते हैं। दे फीड मैनली ऑन द नेक्टर ऑफ फ्लावर्स। नेक्टर का मतलब होता है अमृत। तो मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि होता ही है, मुख्य रूप से, केवल ये नहीं है कि केवल नेक्टर पर ही आश्रित है, और भी बहुत सारा होगा, लेकिन मुख्य रूप से ये भोजन करने के लिए फूलों का जो नेक्टर होता है, एक प्रकार से नेक्टर वैसे तो अमृत होता है, लेकिन फूलों का आप रस कह सकते हैं, उस पर ये आश्रित होते हैं। अ लिक्विड दैट इज रिच इन एनर्जी, ये एक ऐसा लिक्विड है, एक ऐसा द्रव पदार्थ है जो कि ऊर्जा से भरपूर होता है। नेक्टर इज एन आइडियल फूड सोर्स। नेक्टर जो है, ये जो अमृत है, ये जो फूल का रस है, ये एक आइडियल फूड सोर्स है, मतलब एक आदर्श भोजन कहा जा सकता है हमिंग बर्ड्स के लिए। दे नीड एन इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, उनको अविश्वसनीय रूप से ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। बिल्कुल इस वर्ड का मतलब वही था जो हम डिस्कस कर रहे थे, जिसकी मैंने आपको चर्चा करके बताई थी कि क्रेडिबल इसका ऑपोजिट होता है, इनको हटाने के बाद क्रेडिबल बन जाएगा। इनक्रेडिबल अविश्वसनीय, जबकि क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वसनीय। ठीक है, तो उनको आवश्यकता है इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ एनर्जी की, ऊर्जा की भरपूर मात्रा की, अविश्वसनीय मात्रा, टू सस्टेन देयर बॉडी मेटाबॉलिज्म। किसके लिए चाहिए भरपूर मात्रा? इसके लिए। एक प्रश्न ये भी था ना कि किसके लिए इनको ज़्यादा ऊर्जा चाहिए? अपने बॉडी मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस होता है, उपापचयन की प्रक्रिया जो होती है साइंस में, वो उसको मेंटेन करने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए। सस्टेन का मतलब होता है बनाए रखना। ठीक है, सस्टेन का मतलब किसी चीज़ को कंटिन्यू करना। तो अपने शरीर की जो ये प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है मेटाबॉलिज्म, उपापचयन, इसको बनाए रखने के लिए इनको भरपूर मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ये कहना चाहता है। इसके बाद देखिए, अ हमिंग बर्ड्स विंग्स फ्लैप एट अ रेट ऑफ अबाउट 80 टाइम्स पर सेकेंड। हमिंग बर्ड्स के जो पंख हैं वो फड़फड़ाते हैं। फ्लैप का मतलब क्या है? फड़फड़ाना। आप जो भी वर्ड नया लगे उसको नोट कर सकते हैं। तो हमिंग बर्ड्स के जो पंख हैं वो
1 सेकंड में 80 बार, लगभग 80 बार इस गति से, इस दर से फड़फड़ाते हैं। एंड इट्स टाइनी हार्ट, टाइनी का मतलब है सूक्ष्म, छोटा, एक छोटा सा हार्ट बीट जो है, हार्ट बीट्स, तो उसकी जो हार्ट बीट है या हृदय धड़कता है कितनी बार, 1000 से अधिक बार प्रति मिनट। हमारा हृदय 72 बार, इनका हृदय 1000 से अधिक बार प्रति मिनट धड़कता है। दिस इज वाई, इसी कारण से दे मस्ट कंज्यूम रिलेटिवली लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फूड, इनको रिलेटिवली मतलब तुलनात्मक रूप से ज़्यादा भोजन की आवश्यकता होती है, ज़्यादा भोजन का उपभोग करते हैं। इन द कोर्स ऑफ ए डे, एक दिन में अगर बात करें तो हमिंग बर्ड जो है वो अपने बॉडी वेट का, जितना इनका शरीर का वेट होता है ना, उससे अधिक भोजन ले लेते हैं। 1 किलो वजन है मान लीजिए, तो आधा किलो से अधिक भोजन ये ले लेंगे, कंज्यूम कर लेंगे। एक दिन की खुराक ये है, ठीक है। नेक्टर में ये मैंने बताया था, जो फूलों का रस है उसके लिए दे रखा है। तो ये आपको पैसेज दिया था। पहला क्वेश्चन देखिएगा फिर से, नेचर हैज़ मेड मैन रियलाइज द फैक्ट। पैसेज बहुत आसान था, लेकिन 1-2 क्वेश्चंस ऐसे थे जहां आपको सोचने की ज़रूरत है। तो पहले प्रश्न का आंसर क्या होता, ज़रा सोचिए। नेचर हैज़ मेड मैन रियलाइज द फैक्ट दैट, प्रकृति ने, देखिए ये भी याद रखिए कि नेचर जो है प्रकृति है, इसी कारण से इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं है। अगर नेचर प्रकृति ना होकर अगर यहाँ स्वभाव होता, किसी व्यक्ति का व्यवहार होता, तो इसका मतलब यहाँ पे द लगता। फिर इसका मतलब ये कह दीजिए कि कुदरत और फितरत 2 प्रकार के मीनिंग देता है नेचर। अगर कुदरत के अर्थ में आता है तो इससे पहले आर्टिकल नहीं लगता है, जबकि फितरत के अर्थ में आता है तो आर्टिकल द का प्रयोग हो जाता है। तो यहाँ तो खैर कुदरत है। तो कुदरत ने इंसान को क्या रियलाइज करवा दिया है, बताइए। देखिए पहला दे रखा है आपको कि द लार्ज क्रीचर्स इमर्ज विक्टोरियस फ्रॉम द स्ट्रगल ऑफ सर्वाइवल। क्या ये यहाँ रियलाइज करा दिया कुदरत ने? यहाँ आप देखेंगे तो ये तो इंसान का सोचना है ना। हो सकता है आपके आंसर्स यहाँ पे गलत दिए हुए हों, क्योंकि यहाँ पे ये इंसान का सोचना है, इंसान ऐसा सोचना पसंद करता है। लेकिन देखो नेचर हमें क्या सिखाती है, तो नेचर हमें क्या रियलाइज़ कराती है कि सबसे छोटे जो जीव हैं वो यहाँ आप कह सकते हो कि ये जो सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल है उसके अंदर ये विजयी होते हैं। तो द स्मॉलेस्ट क्रीचर्स आर द टफेस्ट एंड मोस्ट अडेप्टेबल। भाई ये तो ह्यूमंस की टेंडेंसी है, ठीक है, ये तो आंसर नहीं आएगा। आंसर क्या आएगा? द स्मॉलेस्ट क्रीचर्स आर द टफेस्ट एंड मोस्ट अडेप्टेबल, ये आंसर आएगा। तीसरा क्या था? ह्यूमंस हु रूल द प्लैनेट आर द मोस्ट पावरफुल बींग्स ऑन द अर्थ। नो, प्रकृति का मानना ये नहीं है। एंड द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट स्पीशीज आर इक्वली टफ एंड स्ट्रॉन्ग, नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आपका आंसर ये आएगा। समझ गए? ये बात नेचर ने रियलाइज करवाई है। दूसरा क्वेश्चन था दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ह्यूमन बर्ड्स आर ट्रू। इनमें से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? देखिएगा, पहला है इट इज़ ऑब्वियसली विजिबल व्हेन इट फ्लाइज। तो ये जब उड़ता है हमिंग बर्ड तो ये दिखता है, नहीं, वो दिखता नहीं है, ये पक्षी दिखाई नहीं देता, उड़ान भरता है तब। इट एस्केप्स आवर साइट व्हेन इट इज़ इन फ्लाइट, ये हमारी नज़रों से ओझल हो जाता है, गायब हो जाता है, ऐसा भी नहीं था। रेयरली देख सकते हैं, ये था, तो हम देख नहीं सकते ये कह सकते हो। एस्केप करने का मतलब तो ये हमारी आँखों में धूल झोंक देता है, यूँ कहते हो, आँखों से बचकर निकल जाता है, ये कह सकते हो। तो ये नहीं आएगा आपका आंसर। फिर तीसरा था इट कुड फ्लाई हाई बियॉन्ड द क्लाउड्स। ये चर्चा हमने कहीं पर भी नहीं की कि बादलों के परे ये उड़ान भरता है। आपका आंसर हो जाएगा डी, इट कैन नॉट बी सीन व्हेन इट इज़ इन फ्लाइट। जब ये उड़ता है तो इसको देखा नहीं जा सकता। फिर क्वेश्चन था कि हमिंग बर्ड्स को ऊर्जा की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो बताया था बॉडी मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने के लिए। तो ये आपको ए में ही दे रखा है, मेंटेन देयर बॉडी मेटाबॉलिज्म। ज़्यादा कुछ खास नहीं था, पैसेज बड़ा आसान था, तो इसलिए आंसर्स भी बहुत आसान आपको लग रहे हैं। डेफिनेटली आपने सही किए होंगे। तो मेंटेन देयर बॉडी मेटाबॉलिज्म, ए आपका आंसर यहाँ पे आएगा। फिर देखिए, द हमिंग बर्ड्स आर एक्सक्लूसिव इन द सेंस दैट, किस सेंस में हमिंग बर्ड्स जो हैं वो एक्सक्लूसिव होते हैं, ठीक है, सबसे अलग इनकी पहचान होती है, वो बताना है आपको। तो दे सबसिस्ट ओनली ऑन नेक्टर, क्या ये केवल अमृत पर आश्रित है? मेनली कहा था ना, मेनली, मुख्यतया आश्रित है, केवल नहीं है, तो ये नहीं आएगा। देयर पल्स रेट इज़ मोर देन 1000 पर मिनट, बिल्कुल ये हो सकता है कि 1 मिनट में इनकी जो पल्स रेट है वो 1000 से अधिक है। ये है क्या? देखिए आप थोड़ा सा जाएंगे वहाँ पर तो ये देखेंगे आप, ये हार्ट बीट जो है 1000 से अधिक बार इन्होंने कहा, तो ये बात बिल्कुल ठीक है, ठीक है।
इससे पहले एक बात हमने कही थी कि हमिंग बर्ड्स जो हैं वो ओनली बर्ड्स होते हैं जो कि केवल कह सकते हो पीछे की तरफ उड़ सकते हैं। ठीक है, ये हमिंग बर्ड्स एकमात्र पक्षी हैं, मतलब एक्सक्लूसिविटी मैंने कहा कि वही हो सकती है, सबसे अलग इनकी पहचान है, उसी से आप लेकर जा सकते हो, उसी को लेकर जांच सकते हो। तो आपका जो आंसर है वो यहाँ पर क्या आएगा, देखिए यहाँ आपका आंसर आएगा, ये आपका हो गया था क्वेश्चन, फिर ये वाला था, तो इसमें आंसर आप करिएगा क्या, दे कैन फ्लाई बैकवर्ड्स। हालांकि आंसर शायद आपको ये दे रखा है, तो वैसे तो देखो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ए तो नहीं क्योंकि वहाँ मैनली शब्द था, एक एक शब्द बहुत बारीक अर्थ रखता है, उसको देखते हुए आप यहाँ पे सोल्व करेंगे क्वेश्चंस को। वहाँ मैनली था इसलिए मैंने काटा। देयर पल्स रेट इज़ मोर देन, बिल्कुल ये बात दे रखी है, लेकिन हम यहाँ पे इमोशनल ना होकर फैक्चुअल बात करेंगे तभी सही आंसर तक पहुँचेंगे। अगर आप भावुकता में आके कहें कि भाई हम 72 बार हाथ धड़कता है हमारा, इसका 1000 बार यूनिक हो गया, ये बात मेंशन होनी चाहिए वहाँ पे, तब करेंगे आप। दे कंज्यूम हाफ देयर बॉडी वेट एवरी डे, ये बात भी दे रखी थी कि एक्सक्लूसिविटी वाली बात कि सबसे अलग यही है और कोई ऐसा करता ही नहीं है। तो कहा था ना ये एकमात्र पक्षी है जो कि बैकवर्ड्स फ्लाई कर सकते हैं, मीन्स पीछे की तरफ उड़ सकते हैं, तो ये एक्सक्लूसिविटी हो गई। आपका आंसर आना चाहिए डी। इसके बाद देखिएगा इनक्रेडिबल का पैसेज में मीनिंग क्या है। तो ट्रेमेंडियस जो होता है वो ग्रेट या लार्ज होता है, ग्रेट कर सकते हो, लार्ज कर सकते हो, शानदार कर सकते हो, वेरी गुड कर सकते हो, एक्सलेंट कर सकते हो। इनएग्जॉस्टिबल का मतलब होता है, कह सकते हो जो थके नहीं। ठीक है, ये तो बहुत बड़ा शानदार, और ये जो थके नहीं वो इनएग्जॉस्टिबल। अनबिलीवेबल, ये आपका आंसर आ जाएगा भाई, बिलीवेबल विश्वसनीय, अन लग गया तो अविश्वसनीय। इनक्रेडिबल का मतलब मैंने क्या बताया था आपको, अविश्वसनीय, आपका आंसर आएगा अनबिलीवेबल। फिनोमिनल का अद्भुत कह सकते हो, है ना, शानदार कह सकते हो। तो ये ट्रेमेंडियस जो है लगभग वैसा सा मीनिंग देने वाला शब्द यहाँ पे था। आपका आंसर आएगा नंबर 5 में, कौन सा, सी। और नंबर 6 हम पहले ही डिस्कस कर चुके थे, तो यहाँ तक तो हमने पैसेज सोल्व किया है जो बेहद आसान था। थोड़े से 1-2 प्रश्न में रुक कर सोचना था आपको, बस आपका काम हो जाता। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 था इवैल्यूएशन से। देखिए टीचिंग मेथड में हम इवैल्यूएशन पढ़ते हैं, उसमें कहा कि भी पर्पज जो है इवैल्यूएशन के, उनमें से एक पर्पज क्या है। जो लर्नर्स का इवैल्यूएशन होता है, आपको हिंदी में अगर बताऊं तो ये कहना चाहता है जो शिक्षार्थी है, जो विद्यार्थी है, उसका जो परीक्षण होता है, मूल्यांकन होता है, उसके जो पर्पजेज हैं, बहुत सारे उद्देश्य हैं, उनमें से एक उद्देश्य कौन सा है। ठीक है, कौन सा एक उद्देश्य है ये बताना है। तो क्या इवैल्यूएशन का मतलब ये है कि टेक्स्ट बुक जो किताबें होती है उसका मूल्यांकन करना। ज़रा ध्यान से सोचना, ऐसे प्रश्न अगर आपने नहीं भी पढ़े हों तब भी आप आराम से कर सकते हैं। थोड़ा तसल्ली रखें, थोड़ा सा धैर्य रखें, थोड़ा विश्वास रखें, तो ये प्रश्न भी आसानी से सोल्व हो जाएंगे। तो अगर आप देखें कि टेक्स्ट बुक का असेसमेंट करने के लिए इवैल्यूएशन होता है, क्या ऐसा होता है कि टीचर हमारी पुस्तकों को जांचता है? आप कहेंगे सर ऐसा तो नहीं होता। आप स्कूल को याद करिए, आप कॉलेज को याद करिए, आपको सब समझ में आ जाएगा कि टेस्ट जब हुआ था, परीक्षा जब लगी थी, या कैसे भी मूल्यांकन किया गया था हमारा, तो कैसे उसमें टेक्स्ट बुक को थोड़ी जांचा था, तो ये नहीं होगा। फिर है प्रिपेयरिंग अ लिस्ट ऑफ लर्नर्स नीड्स। तो क्या इसमें ऐसा होता है कि जो विद्यार्थियों की आवश्यकताएं होती हैं उसकी एक सूची बनाई जाती है टीचर के द्वारा? क्या टीचर विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की सूची बनाता है टेस्ट में? अब इवैल्यूएशन का मतलब टेस्ट पढ़ो, एग्जाम पढ़ो, आपका आंसर आएगा, ये नहीं हो सकता। फिर है असेसमेंट ऑफ द लर्नर्स अटेनमेंट। जो भी विद्यार्थी ने सीखा है, अटेनमेंट का मतलब प्राप्ति, अटेन का मतलब प्राप्त करना, अटेनमेंट एक वर्ब हो गई, इसका मतलब प्राप्ति। तो जो भी विद्यार्थियों ने सीखा है उसका असेसमेंट होता है यहाँ पे। जो भी विद्यार्थियों ने सीखा है, क्या उसका असेसमेंट होता है? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो भी टेस्ट होता है, मान लीजिए ये आपका जो टेस्ट हुआ था रीट वाला, ये यही तो था कि आपने कितना अच्छे से सीख लिया है, कितना अच्छे से आपने चीज़ों को याद कर लिया है, परखने का तरीका है कि टेस्ट ले लिया है कलम अकेडमी ने। तो ये आपका आंसर होगा दोस्तों। तो फिर हम नंबर 4 को पढ़ने की आवश्यकता हमारे को नहीं है, और आप पढ़ना चाहे तो देख लीजिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैंग्वेज फंक्शंस। तो भाषा के फंक्शंस कौन कौन से हैं उसकी पहचान करना, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो सी आपका आंसर होगा। तो ये प्रश्न नंबर 7 हमने हल कर लिया, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की।
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं वो कैसे होते हैं, जिसको आप MCQs बोलते हैं, जिसमें ABCD बनाते हैं, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, ABCD बना रखा है। ठीक है, इसमें क्या है देखिएगा, इसी को ध्यान में रख के देख लीजिए, आपको आ जाएगा। रिड्यूस सब्जेक्टिविटी इन इवैल्यूएशन, तो मैं क्या यहाँ पे लगा सकता हूँ कि यही सही था। सब्जेक्टिविटी कहाँ से आती है, देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कहते हैं इनको। ऑब्जेक्टिविटी आती है, एक विद्यार्थी केवल सही उत्तर को तलाशता है, उसी को टिक करता है, ऑनलाइन एग्जाम में उसी ऑप्शन पे क्लिक करके आता है ना। सब्जेक्टिविटी को कम करता है ये। कहाँ सब्जेक्टिविटी है, कहाँ किसी चीज़ के बारे में वर्णन है, ये चीज़ें नहीं मिलती इसमें। इंक्रीज सब्जेक्टिविटी इसका अपोजिट हो गया। ऐसे टाइप आंसर्स हो सकता है क्या इसमें ऐसे टाइप आंसर्स हैं क्या इन चारों में? नहीं है। ऐसे टाइप निबंधात्मक उत्तर को बोलते हैं। स्टूडेंट्स को मल्टीपल ऑप्शन चूज करने को अलाउ करता है क्या MCQ में 4 ऑप्शन होते हैं, या हो सकता है कुछ एग्जाम में 5 ऑप्शन हो। तो क्या वहाँ पे MCQs मतलब जो है उसमें क्या मल्टीपल ऑप्शंस निकाल सकते हो कि आपके ये भी ऑप्शन और ये भी ऑप्शन है? नहीं हो सकता ऐसा, एक आंसर आता है। अब आप बोलेंगे सर कई बार तो ऐसे भी होता है ना कि A, B, C तीनों, तो भी बेटा वहाँ पे भी D ऑप्शन में ये होगा कि तीनों, ऑल ऑफ द 3, तभी तो हो सकता है वो। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप तीनों के अंदर टिक करके आ जाएंगे, वो भी एक ही ऑप्शन होगा, तो इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा, आंसर होगा आपका A। क्लियर है। नंबर 9 पढ़िएगा। अ रिकॉल टाइप टेस्ट इज अ टेस्ट ऑफ रिकॉल टाइप। ये आप वर्ड जो रिकॉल है उसको समझेंगे तो आपको आ जाएगा। हम आम जीवन में भी इसका प्रयोग बहुत बार करते हैं, जरा सोचिए। अ रिकॉल टाइप टेस्ट जो है वो कैसा टेस्ट होता है, आम जीवन में भी ऐसा हम बहुत बार यूज़ करते हैं। रिकॉल का मतलब आप कोई चीज़ को रिकॉल करते हो तो इसका मतलब आप उसको याद करते हो, है ना। रिकॉल करते हो इसका मतलब याद करते हो। याद करते हो तो याद करने वाली चीज़ देखो कौन सी, इसमें से मेमोरी, स्मृति। तो स्मृति पे आधारित ये टेस्ट होता है, ठीक है ना। स्मृति पे आधारित है, ये कल्पना है, ये समझ है, ये गति है। इसके बाद में आ जाइए, फ्रेमिंग अ सेंटेंस इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इज कॉल्ड। एक बात बता दूं आपको भाई, MCQ जो होते हैं, जो MCQs होते हैं, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, जो बहुविकल्पित प्रश्न होते हैं, कैसे भी मान लो, उसमें 2 चीज़ें याद रखनी है, एक तो स्टेम और एक डिस्ट्रैक्टर। ये शायद पहले किसी एग्जाम में आपसे पूछा भी गया था। डिस्ट्रैक्टर जो होता है वो तो आपको भ्रमित करता है कि ये ऑप्शंस नहीं, ये भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वो तो होंगे विकल्प। तो किसी भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के जो विकल्प होते हैं वो तो होते हैं डिस्ट्रैक्टर। तो ये डिस्ट्रैक्टर हैं चारों, ठीक है। एक तो सही आंसर है, खैर बाकी जो गलत आंसर है वो डिस्ट्रैक्टर हैं। और ये जो प्रश्न बनाया है इसने, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो प्रश्न बनाया है उसको स्टेम बोलते हैं। अब एक पेड़ का तना होता है और पेड़ के तना जो है उसका आप कहें उसमें ऐसे ब्रांचेज लगी रहती हैं, है ना। अब मैं इतना डायग्राम में दक्ष नहीं हूँ, लेकिन आप ध्यान रखिए कि ब्रांचेज जो हैं, आप इसको ऐसा मान लो कि जैसे यहाँ पे ये जो प्रश्न है ये एक प्रश्न हो गया, अब इसके ऊपर शाखाएं लगी रहेंगी, है ना, इसके ऊपर शाखाएं। तो ये विकल्प दे दिए इसने इसके। इस प्रकार से मैं केवल इतना बताना चाहता हूँ किस तरह से इसको याद कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको ऐसे लर्न कर सकते हो, याद कर सकते हो, सीख सकते हो। तो ये तो है स्टेम, जो प्रश्न बनाया। और जो ये विकल्प हैं, जो गलत विकल्प हैं, वो क्या है, डिस्ट्रैक्टर। आपको भटकाते हैं, सही आंसर तक नहीं पहुंचने देते हैं। आपका आंसर क्या आएगा दोस्तों? सॉरी, स्टेम। डिस्ट्रैक्टर तो गलत जो ऑप्शन है उसको बोलते हैं। आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। द पर्सनल एंड सोशल क्वालिटीज ऑफ ए स्टूडेंट डू नॉट इंक्लूड। ध्यान से पढ़िएगा, प्रश्न को ध्यान से पढ़ा एंड आप मान के चलें, आप आधा रास्ता तय कर लेते हैं। देखिए, द पर्सनल व्यक्तिगत एंड सोशल क्वालिटीज सामाजिक गुण। व्यक्तिगत और सामाजिक गुण जो है विद्यार्थी के, उसमें हम क्या शामिल नहीं करते? व्यक्तिगत और सामाजिक गुणों में हम क्या शामिल नहीं करते? पंक्चुअलिटी ऑफ द स्टूडेंट, किसी स्टूडेंट की नियमितता भी कोई विद्यार्थी के व्यक्तिगत और सामाजिक गुण में पंक्चुअलिटी शामिल करते हैं कि नहीं करते? नियमितता करते हैं, ये तो व्यक्तिगत गुण ही है। कोई स्टूडेंट है वो समय पर आता है कि नहीं आता, वो रेगुलर कोई काम करता है कि नहीं करता, वो पंक्चुअलिटी है।
लिटरेरी इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये नहीं करते, ये तो एक साहित्यिक रुचि उसकी है कि नहीं है, ये तो एकेडमिक से संबंधित हो गया ना। ये पर्सनल और सोशल कहाँ रहा। सेंस ऑफ सोशल सर्विस, क्या विद्यार्थी में समाज सेवा की भावना है, क्या विद्यार्थी में जिम्मेदारी का भाव है, तो ये सब तो होते ही हैं। लिटरेरी इंटरेस्ट नहीं होगा, इसलिए चूंकि डू नॉट दे रखा था, नेगेटिव पूछा था, तो आपका आंसर यही हो जाएगा, लिटरेरी इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, राइट, ये आंसर आएगा। इसके बाद देखिएगा प्रश्न नंबर 12, बाय विच टेस्ट, ध्यान से पढ़ना, मैं फिर कह रहा हूँ प्रश्न को ध्यान से पढ़ोगे आपके आंसर आ जाएंगे। बाय विच टेस्ट द स्टूडेंट्स कैन लिसन सर्टेन इंग्लिश साउंड्स एंड डिस्क्रिमिनेट देम। डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है उनमें अंतर करना, डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है भेद करना। तो कह रहा है कि किस टेस्ट में स्टूडेंट्स जो हैं वो अलग अलग इंग्लिश साउंड्स को सुन सकते हैं और उनके बीच में अंतर कर सकते हैं। कौन सा टेस्ट है जहाँ पे सुना जा सके और उसमें भेद किया जा सके। तो सुनने के लिए तो लिसनिंग टेस्ट करोगे। क्या रीडिंग टेस्ट में सुनना हो सकता है, क्या राइटिंग में सुनना हो सकता है, क्या स्पीकिंग में हो सकता है। अभी सुनने की बात है तो सुनने वाला टेस्ट ही लो, तो लिसनिंग टेस्ट ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं थी यहाँ पे। विच ऑफ दीज इज अ नॉन टेस्ट डिवाइस, कह रहा है कि कौन सा ऐसा डिवाइस है जिसमें टेस्ट नहीं होता। रीडिंग टेस्ट, पढ़ने का टेस्ट है, ठीक है। कौन सा नहीं है, नॉन टेस्ट डिवाइस है ना। डायग्नोस्टिक टेस्ट बिल्कुल टेस्ट है, ये भी पता लगाया जाता है इसमें कि भाई कमजोरी कहाँ पर है, विद्यार्थी कहाँ पर मतलब उसको लर्निंग डिफिकल्टी आ रही है। टर्म टेस्ट ये भी टेस्ट है कि आपको कोई यूनिट वगैरह या फिर किसी निश्चित अवधि के बाद में टेस्ट लिया जाता है। स्टूडेंट्स प्रोडक्ट ये टेस्ट नहीं है। बाकी सब देखो टेस्ट के प्रकार हैं, आप नाम देखकर भी समझ जाओ ना, ये भी टेस्ट, ये भी टेस्ट, ये भी टेस्ट, यहाँ कहाँ टेस्ट है। तो नॉन टेस्ट डिवाइस यही होगा। इन अ मल्टीपल चॉइस आइटम टेस्ट इनकरेक्ट ऑप्शंस आर कॉल्ड। अभी देखा था स्टेम आया था, है ना। स्टेम के बाद में हम आ गए किस पर, स्टेम के बाद में हम आ गए थे उसके गलत ऑप्शंस पर। और गलत ऑप्शंस कौन से हैं, डिस्ट्रैक्टर्स। ये आंसर आएगा कि भाई डिस्ट्रैक्टर्स तो होते हैं गलत आंसर, और जो प्रश्न पूछा जाता है वो क्या होता है, स्टेम। फिर कह रहा है वाइल डिजाइनिंग लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट विच ऑफ दीज शुड बी टेकन इनटू अकाउंट। कह रहा है कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट जब बनाते हो ना, कि किसी व्यक्ति किसी स्टूडेंट में ये जानने के लिए कि वो उस लैंग्वेज में स्किल्ड है कि नहीं, वो उस लैंग्वेज में दक्षता उसने हासिल की है कि नहीं, तो इसको जांचते समय कौन सी वो चीज़ है जिसको ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो ध्यान में रखा जाना चाहिए, कोई भी टेस्ट बनाते हो आप, रिलायबिलिटी, टेस्ट रिलायबल हो और वैलिड हो, बिल्कुल ठीक है। टाइम की बचत हो, स्कोरेबिलिटी, उसमें स्कोर दिलाने की क्षमता भी हो, एडमिनिस्ट्रेबिलिटी, ये सारे ही होंगे ऑल ऑफ दीज। यार एक बात ध्यान रखना, जब एक से अधिक ऑप्शन पे चले जाते हो आप और वहाँ पे बोथ वाला ऑप्शन नहीं है तो सारे होने ही हैं, स्वाभाविक है। तो उससे भी आप निकाल सकते थे। तो टेस्ट रिलायबल होना चाहिए, टेस्ट वैलिड होना चाहिए, है ना, और टेस्ट में समय की बचत होनी चाहिए, स्कोरेबिलिटी भी होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब मैनेज करने वाली क्षमता भी होनी चाहिए। ये सारे गुण उसमें होने चाहिए। याद कर लीजिएगा, इस प्रश्न को बेहद इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। आइए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अगला आपसे पूछा था, एक पोइम आपको दी थी। देखो यहाँ अगर आप क्वेश्चंस को पढ़ते ना, तो मैं कहूँ कि पोइम को तो आपको समझने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्वेश्चंस को पढ़कर ही आपके आंसर आ जाते। और एक प्रश्न ऐसा था इसमें जिसमें बाकी क्वेश्चंस पढ़कर आप उसका आंसर दे पाते। देखो कैसे, ये वाला प्रश्न देखो कि इनमें से विच ऑफ दीज लिटरेरी आइटम्स इज नॉट यूज इन दिस पोइम, कि इस कविता के अंदर इनमें से कौन सा लिटरेरी आइटम यूज नहीं हुआ है। मैं इस प्रश्न को बाद में कराऊंगा, आप खुद बताएंगे कौन सा आंसर आने वाला है। इससे पहले आप और आंसर देखिए। प्रश्न देखो क्या है, एवर लेट द फैंसी रोम, प्लेजर नेवर इज एट होम। ये कह रहा है कि इसका लिटरेरी टर्म कौन सा है। एक बात समझिए, फैंसी होता है क्या, इमेजिनेशन। फैंसी का मतलब क्या होता है, इमेजिनेशन। इमेजिनेशन का मतलब क्या होता है, कल्पना। रोम का मतलब क्या होता है, घूमना। रोम का मतलब घूमना। तो अगर इमेजिनेशन घूम रही है, भाई घूम वो सकता है जिसमें प्राण हो, घूम वो सकता है जो इंसान हो, तो एक अलंकार होता है पर्सोनिफिकेशन, जिसको बोलते हैं मानवीयकरण। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, मानवीयकरण। अब इस मानवीयकरण में क्या होता है,
मानवीयकरण में ये होता है कि किसी भी वस्तु को आप इंसान बनाने की कोशिश करते हो, उसी तरीके से आप दर्शाते हो उसको। ठीक, यहाँ पे देखिए ऐसा ही है। पर्सोनिफिकेशन में आपने क्या किया, पर्सोनिफिकेशन में आप यहाँ पे फैंसी के लिए कह रहे हैं, कल्पना के लिए कह रहे हैं कि कल्पना शक्ति जो आपकी है, इमेजिनेशन जो है वो घूम रही है, समझ रहे हो। तो इसलिए एवर लेट द फैंसी रोम, मतलब घूमने दो कल्पना को। अब घूमने दो इसका मतलब आप इसको इमेजिनेशन को आप इंसान मान बैठे, इसलिए आपने इसमें किया पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, एक प्रश्न का आंसर देखिएगा। मैं 16 नंबर का क्वेश्चन का आंसर कराऊंगा आपको, लास्ट में पता लगेगा। दूसरे में पूछा था लाइक टू बबल्स व्हेन रेन पैलेट। एक बात याद रखना दोस्तों, ये जो चीज़ है ना, पेपर का सॉल्यूशन करा रहा हूँ, तो पेपर में आपको कैसे एक चीज़ को समझना है, कैसे टैकल करना है, कैसे कम समय में सही आंसर देकर आने हैं, वो एक आर्ट सीखनी है आपको। तो लाइक जहाँ दिख जाता है दोस्तों, वहाँ पे सिमिली होता है। लाइक जहाँ पे है वहाँ पे क्या होता है, उपमा अलंकार इसको बोलते हैं, सिमिली यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न था थ्रू द थॉट। देखो थ्रू थॉट, थे, स्टिल स्प्रेड, से। जब कॉन्सोनेंट साउंड जो होते हैं, कंसोनेंट साउंड जो होते हैं उसकी पुनरावृत्ति अगर होती है उसको एलिटरेशन बोलते हैं। आपने ये सब टॉपिक पढ़कर ही तो टेस्ट दिया है, आप पता है, जानते हैं आप अच्छे से कि ये जब कंसोनेंट वर्ड होते हैं, जो व्यंजन शब्द होते हैं, उसकी ध्वनि का उसकी पुनरावृत्ति होती है, वो ध्वनि रिपीट होती है, तो उसको क्या कहते हैं आप, एलिटरेशन कहते हैं। एलिटरेशन दिया जाएगा। और इसमें पूछा था राइम स्कीम क्या है। अब मैं राइम स्कीम से पहले 16 नंबर का क्वेश्चन कराना चाहूँगा आपको, क्योंकि आपने अभी तक जो निकाले हैं वो आंसर्स देखिए। इसमें कहा कि कौन सा यूज़ नहीं हुआ है, ये प्रश्न ध्यान से पढ़ना था, नहीं हुआ है। तो ये तो हो गया था यूज़, हमने लाइक वाला एग्जाम्पल देखा। यहाँ यूज़ हो गया, हमने वो फैंसी रोम वाला एग्जाम्पल देखा। ये हो गया है ना, अभी देखा थ्रू थॉट वाला, है ना। इस कारण से क्या नहीं हुआ, रूपक अलंकार, इसको मेटाफर बोलते हैं। तो ये आपका आंसर आ जाएगा बी। मैंने कहा था ना वो प्रश्न कर लेते तो ये अपने आप आ जाता। तो कौन सा यूज़ नहीं हुआ है, तो ये 3 तो प्रश्न हल करके ही आए हैं हम, तो क्यों हम आंसर ये नहीं करेंगे, यही आंसर आएगा। फिर देखिएगा इसकी राइम स्कीम देखनी है, तो आप देखिए इसमें रोम होम मैच करते हैं, तो ए, ये देखिए मेल्टेथ पैलेथ, तो ये बी साउंड मैच कर रहा है। वंडर हर, सी डोर सोर, डी। आ गई आपके राइम स्कीम। देख लीजिए किस प्रकार से ये साउंड देख के पता लग जाएगा आपको। तो यहाँ आप आंसर करेंगे कौन सा, ए, बी, सी, डी। बहुत ही आसान सा प्रश्न था। 21 देखिए, व्हीलर प्लॉजिव्स आर। डरने की जरूरत नहीं है, अगर आपने फोनेटिक्स पढ़े हैं तो आप आसानी से इस प्रश्न का आंसर भी कर पाते। देखो प्लॉजिव जो होते हैं ना, वो मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन में आप देखते हैं, जब आप टॉपिक पढ़ते हैं वहां देखते हैं ये मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन में प्लॉजिव का वैसे विस्फोट होता है। ठीक है, ये एक कैटेगरी है मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, वहां इनको देखते हैं। व्हीलर जो शब्द है, अब व्हीलर का मतलब क्या, आप ये मान लो कि भी आपका जो बैक पार्ट ऑफ टंग होता है ना, टंग का बैक पार्ट, वो सॉफ्ट जो आपका जो पैलेट है उसको टच करता है ना। आपने अगर ये फोनेटिक पढ़े हैं तो आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। टंग का बैक पार्ट जब सॉफ्ट पैलेट को टच करता है, उससे जो साउंड उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं व्हीलर। ठीक, तो व्हीलर प्लॉजिव्स में कौन से हैं, हालांकि व्हीलर के अंदर आएगा वो बताना है, प्लॉजिव्स तो सारे ही हैं, ये प्लॉजिव्स तो ये सभी हैं। व्हीलर प्लॉजिव्स का मतलब आपको ये देखना है कि जिसमें टंग का बैक पार्ट और पैलेट के सॉफ्ट पैलेट जो होता है उसको टच करता हो, तो वो जो विशेषता है वो कै में है। अब बोल के देखना, कै, आपकी जीभ उल्टा हो जाएगी, ग। बाकी में पै बै है, इसमें तो दोनों जो लिप्स अपर और जो ये लोअर पार्ट है ये दोनों ऐसे टच होंगे, है ना, ये थोड़ा सा अलग हो गया। और टे बै, इसमें बै ये तो टच हो ही रहा है, टे अलग, लेकिन ये देखो
कै गे, यहाँ आपस में लिप्स टच नहीं हो रहे और पीछे मुड़ेगी जीभ और बैक पार्ट जो है वो थोड़ा सा बैक पार्ट जो है वो ऊपर वाले सॉफ्ट पैलेट से टकराएगा, उसे कहेंगे आप वेलर प्लॉजिव्स। तो ये किस में से था? ये आपका था फोनेटिक्स में से। समझ गए होंगे। कुछ बच्चों ने नहीं पढ़ा हो तो शायद हो सकता है तुक्के मारने की कोशिश की हो, लेकिन तुक्के नहीं मारने हैं दोस्तों, समझना है, पढ़कर अच्छे से आंसर देने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन था साहब, नंबर ऑफ सेमी वाउल्स क्या है? इसको वाउल्स पढ़ते हैं, पता है आपको? वॉवेल नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? वाउल्स, सेमी वाउल्स। वैसे वाउल कितने होते हैं? 5, A-E-I-O-U। सेमी वाउल मतलब अर्ध स्वर, है ना, आधे स्वर, आधे व्यंजन। ऐसे कौन से हैं? तो ऐसे 2 होते हैं, ऐसे 2 ही होते हैं। आंसर तो आएगा ये। कौन कौन से होते हैं? Y और W होता है। अब इसका तो साउंड आता है वह, इसका साउंड आता है यह, ठीक है। तो ये 2 यहाँ पे होंगे, तो W और ये। तो यहाँ तो फोनेटिक पढ़ते हो ना, तो इसका तो ये बनता है और इसका ये बनता है। तो ये अर्ध स्वर हैं, सेमी वाउल हैं, ठीक है। आगे आ जाइए। नंबर ऑफ फ्रिकेटिव्स, यहाँ आके फिर फंस गए हो अगर आप। फ्रिकेटिव्स ये भी फोनेटिक्स में से ही था, फंसना नहीं है। कितने होते हैं? 9 होते हैं। फ्रिकेटिव्स कितने होते हैं? 9। सबसे पहली बात तो ये बात नोट करना, आप 9 होते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि 9 कौन कौन से होते हैं। तो 9 में से पहला याद रखिए ये वाला, ठीक है, फे वे। ये आपको अगर सारे साइन वगैरह याद हों तो पता होगा आपको, फे वे, ठीक है। एक होता है थे दे, ठीक। इसको वैसे आप, मैं बता दूंगा आपको, एक बार आप थोड़ा ध्यान रखें कि 9 कौन कौन से हैं। तो कौन सा हो गया? थे दे, फिर से जे, इसको जे पढ़ते हैं, जे। एक जय होता है ना, तो वो जय, शे और जय। और फिर एक आता है। ये 9 फ्रिकेटिव्स हैं, ठीक। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, यूँ लिख दो, ठीक। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 लिखना है। ये 9 फ्रिकेटिव्स हैं। फ्रिकेटिव्स क्या होते हैं वो बता दूंगा आपको मैं, फिलहाल ये लिख लें कि ये 9 फ्रिकेटिव्स हैं। नाइन फ्रिकेटिव्स हैं, ठीक है ना। फ्रिकेटिव्स होते क्या हैं? अच्छा ध्यान रखिएगा, ये जय है, जय। एक जय होता है, ये जय होता है, जय। ये जय है, ये शय, शय है ही, और ये है। ये लिख लें एक बार। अब देखिए क्या चीज़ है ये कंसोनेंट साउंड है सारे के सारे, ये तो मानते ही हैं आप। कंसोनेंट साउंड है। कैसे प्रोड्यूस होते हैं? फोर्स से प्रोड्यूस होते हैं। और फोर्स में भी आप देखेंगे कि नैरो स्पेस से प्रोड्यूस। किसी को बोल के देखें आप, फै बोलते हैं तो फै, है ना। तो नैरो स्पेस बनेगा मुंह के अंदर, आप देखेंगे नैरो स्पेस बनेगा, बिल्कुल कम रास्ता बनेगा बोलने के लिए। ऐसे ही वह में भी ऐसा ही है, दोनों होठों में देखिए आप। थे में भी देखो, थे। तो दांत बीच में, मतलब नैरो स्पेस से प्रोड्यूस होते हैं, फोर्स से प्रोड्यूस होते हैं, वो साउंड फ्रिकेटिव्स कहलाते हैं। तो ये सब बोल के देख लीजिएगा आप, सब में ऐसा ही है, ठीक है। तो ये फ्रिकेटिव्स थे, 9 होते हैं, याद रखेंगे। फिर है भाई इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, इसको EFLU बोलते हैं। ये कहाँ सिचुएटेड है? ये हैदराबाद में सिचुएटेड है, और ये अपनी तरह की एकमात्र यूनिवर्सिटी कह सकते हो,
और ये साउथ एशिया की एकमात्र है मैं कहूँगा, तो साउथ एशिया की एकमात्र यूनिवर्सिटी है अपनी तरह की, ठीक है। तो ये हैदराबाद में थी। फिर कहेंगे विच वन इज बाइलेबियल कॉन्सोनेंट। बाइलेबियल का मतलब दोनों होठ टच करते हो, बाइलेबियल वो है। बोल के देख लो, पै पै दोनों टच करेंगे, आंसर ए। आगे सोचना ही नहीं है। आ जाओ नेक्स्ट पे। विच ऑफ दीज इज नॉट ए फंक्शन ऑफ रिमीडियल टीचिंग। रिमीडियल टीचिंग उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण का कौन सा फंक्शन नहीं है? उपचारात्मक शिक्षण समझते हो आप? भाई डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, पहले पता लगाया जाता है कि बच्चे को डिफ़िकल्टी कहाँ पर है सीखने में, उसके बाद में उसका उपचार कैसे उसको चीज़ों को सही किया जाए, वो चीज़ें। तो कह रहा है कि कौन सा इसमें से पार्ट नहीं है। तो लोगों को स्टडीज़ के लिए अवेयर करना, ये पार्ट नहीं है। बेटर यूज़ ऑफ लैंग्वेज गेम्स, लैंग्वेज गेम्स को अधिक अच्छा इस्तेमाल। बेटर यूज़ ऑफ होम असाइनमेंट और फॉलो अप वर्क, सही अच्छा इस्तेमाल होम असाइनमेंट का और फॉलो अप वर्क का। बेटर यूज़ ऑफ टीचिंग स्किल स्ट्रेटजीज एंड टैक्टिक्स। उपचारात्मक शिक्षण मतलब बच्चे की समस्या का समाधान करने वाला शिक्षण है, इसमें कौन सा पार्ट शामिल नहीं करोगे? बच्चे की समस्या का समाधान करने वाला शिक्षण है ये, तो इसमें आप कौन सा पार्ट शामिल नहीं करेंगे? बहुत सिंपल है, थोड़ा सोच कर देखो, देखें बहुत ज़्यादा सिंपल है मैं कहूँगा। कौन सा हुआ भाई? ये हो गया ना। इस चीज़ से क्या मतलब है कि लोगों को अवेयर किया स्टडीज़ के लिए। आप तो जो प्रॉब्लम है उस पर काम करते हो इसमें, तो ये कौन सी प्रॉब्लम है कि आप इसके लिए काम कर रहे हो? बाकी देखो सारे के सारे उसी दिशा में कदम हैं कि कैसे बच्चे का इंटरेस्ट जगाया जाए, कैसे ही बच्चे को मतलब उस अनुरूप ढाला जाए, ये सारे उसी के प्रोसेस हैं। फिर था शी रिजेंबल्स। रिजेंबल्स का मतलब क्या है? रिजेंबल का मतलब होता है शक्ल मिलना। तो वैसे टुक आफ्टर भी हो सकता था, टेक आफ्टर भी, लेकिन आप टेंस के अकॉर्डिंग देखें, रिजेंबल्स फर्स्ट फॉर्म प्लस एस है, तो इसके अकॉर्डिंग टेक्स आफ्टर कर देंगे, ठीक है। शक्ल मिलना, चेहरे की समानता होना। रिजेंबल में प्रेपोजिशन नहीं लगता है, याद रखिएगा। रिजेंबल विद जनरली कई बार दे रखा होता है, गलत होता है, किसी भी अन्य एग्जाम में पूछा जा सकता है, एग्जाम में आपके तो खैर नहीं पूछे, लेकिन रिजेंबल में विद देकर गलती पूछी जाती है कई बार। लुक आफ्टर का देखभाल करना होता है और लुक इनटू का जांच करना होता है। फिर है ही डैश नॉट फॉलो यू एज आई स्कोल्डेड हिम यस्टरडे। तो चूंकि मैंने उसको कल डांटा, तो ही डैश नॉट फॉलो यू, तो वो आपको फॉलो नहीं कर सकता। कैन नॉट कर दोगे क्या? तो ये तो कैपेसिटी इनेबिलिटी, मतलब कैपेसिटी की कमी है, अभाव है, इनेबिलिटी है, उसके लिए आएगा, तो ये तो नहीं आएगा। मैं संभावना बताता है। डेयर बताएगा हिम्मत, तो उसके आ जाने की मतलब फॉलो करने की हिम्मत नहीं है। ही डेयर नॉट, क्योंकि मैंने कल उसको डांट दिया, अब हिम्मत नहीं होगी उसको। फिर है विच प्रोसेस इज यूज फॉर रिमीडियल पर्पज। तो उपचारात्मक शिक्षण के लिए इस उद्देश्य से कौन सा प्रोसेस है वो यूज किया जाता है? टीचिंग प्रोसेस, इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस, दोनों होंगे। पढ़ाना भी, निर्देश देना भी, दोनों होते हैं उपचारात्मक शिक्षण, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए समेटिव इवोल्यूशन। समेटिव में क्या होता है? टेस्ट होते हैं। टर्म टेस्ट हो गया है ना, फाइनल टेस्ट हो गया, तो अंतिम टेस्ट है, एक यूनिट की कंप्लीशन हो गया और टेस्ट ले लिया आपने, तो ये अंतिम हो गया। उस पर क्या लक्ष्य प्राप्त करते हैं आप इवैल्यूएशन का, कि पता लग जाता है सामने कितना स्कोर आया, क्या आया है, तो ये गोल बताता है, तो गोल ओरिएंटेड होता है ये। समेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है? गोल ओरिएंटेड होता है। तो ये दोस्तों आपके 30 क्वेश्चंस दिए गए थे पेपर में। उम्मीद करता हूँ बड़ा बेहतर आपको समझ में आ गया होगा, हर एक प्रश्न समझ में आ गया होगा। इन प्रश्न को सहेज कर रखें, प्रश्नों को पढ़ कर रखें, याद रखें, क्योंकि एग्जाम में इन्हीं में से कुछ ना कुछ आने वाला है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इन टेस्ट में से मिलेंगे, तो इन प्रश्नों को तो खास करके बढ़िया तरीके से समझ कर रखना। ऐसा नहीं है कि आपने पेपर दिया और फॉर्मेलिटी कर दी, आपने कोई एनालिसिस देखा ही नहीं, देखा तो बस यूँ ही फॉर्मेलिटी करते हुए, टिक करते हुए। आप पूरे तरीके से समझें कि एक प्रश्न तो हमारा आंसर था, एक प्रश्न का एक आंसर, लेकिन बाकी 3 का क्या है, तो उन 3 ऑप्शन पर विचार करें। हो सकता है कहीं ना कहीं वहाँ से कोई प्रश्न पूछ लिया जाए। तो इस सेशन में हमने बात करी इस पेपर के सॉल्यूशन के बारे में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। गुड बाय, सी यू।